This car right here is the MG Gloster, MG की तीसरी कार और उनकी पहली proper full-fledged 7-seater premium SUV. Kamagani Divya Sachino, my name is Vikas Yogi, you're watching SS Studio and this is MG Gloster. MG Gloster is दानवा कार. It truly is. Almost 5 meters की length, 4895 mm to be precise, 1926 mm की width, 1867 mm की height और 2950 mm का wheel base इसे अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी कार बनाता है. अगर सेगमेंट टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर और महिंद्रा ऑल्टूरस वाला है. द रीजन मैंने अगर पे इतना एम्फसाइज किया वो इसलिए क्योंकि MG शुरू से ही इसे लैंड क्रूजर प्राडो और जीप ग्रैंड चेरोकी वाले सेगमेंट की SUV होने का दावा कर रही है. अब ये क्लेम माहौल बनाने के लिए डेफिनेटली अच्छा है, बट मेरे ओपिनियन में ये फॉर्च्यूनर, एंडेवर और ऑल्टूरस वाले सेगमेंट से ही बिलोंग करती है. इन टर्म्स ऑफ डिजाइन फीचर्स आपको एक बड़ी सी क्रोम से सजी धजी ग्रिल मिलती है विद ट्रिपल स्लैट्स. फुल LED हेडलैम्प्स हैं, ग्रे स्लैश सिल्वर कलर स्किड प्लेट हैं और ये सभी फीचर्स इसके फ्रंट को एक मेनेसिंग लुक देते हैं. साइड रादर सिंपल रखा गया है एक्सेप्ट ऑफ कोर्स दैट ब्रिट डायनामिक बैज जो कि MG का ब्रिटिश कनेक्शन दिखाने की कोशिश करता है. उसके अलावा क्रोम फिनिश्ड विंडो लाइन, क्रोम डोर हैंडल्स, 19 इंच एलॉय व्हील्स विद 255/55 सेक्शन टायर्स नजर आते हैं. तो जहां ग्लॉस्टर का फ्रंट और साइड एक्चुअली अच्छे लगते हैं, रेयर डिजाइन एक्सट्रीमली बिजी है और लाउड लगती है. मेनली 2 रीजंस की वजह से. नंबर 1 ये ग्लॉस्टर का बैज जिसके बिना भी काम चलाया जा सकता था. नंबर 2 क्वाड एग्जॉस्ट पोर्ट्स, अगेन अननेसेसरी एंड श्योरली अ बिट टू मच. बाकी ओवरऑल गाड़ी का रोड प्रेजेंस काफी अच्छा है. तो एक्सटीरियर रोड प्रेजेंस उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. डेफिनेटली बहुत से लोगों को पसंद आ सकता है क्योंकि बड़ी गाड़ी वाली जो फील है वो आपको यहाँ पे मिलती है. अंदर का क्या मामला है उसके बारे में बात कर लेते हैं. शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वालिटी लेवल से. सॉफ्ट टच मटेरियल्स का भरपूर इस्तेमाल हुआ है. डैशबोर्ड के ऊपर वाला जो पूरा लेयर है वो आपको सॉफ्ट टच का मिलता है. बीच में जो आपको ये जगह दी गई है यहाँ पर भी लेदरेट फिनिश देने की कोशिश की है. हालांकि इसका फैब्रिक थोड़ा बेटर हो सकता था और कलर थोड़ा बेटर हो सकता था, थोड़ा प्रीमियम दिख सकता था, पर मुझे ये थोड़ा सा ऑफ लग रहा है. कहीं पर भी प्लास्टिक टच करोगे, बटन्स को कहीं पर भी टच करोगे तो हर जगह आपको सिलेक्शन ऑफ मटेरियल काफ़ी अच्छा लगने वाला है. हालांकि कंपनी का क्लेम है कि ये LC प्राडो और शेरोकी जैसी व्हीकल्स से कॉम्पीट करती है. अब क्या उनसे एक्चुअली में कॉम्पीट करेगी प्राइस लेवल पे भी मुझे नहीं पता, बट अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि ये फॉर्च्यूनर और एंडेवर वाले सेगमेंट में आती है तो क्वालिटी के मामले में उस सेगमेंट के बायर्स को पक्का पसंद आने वाली है. हालांकि अभी भी मुझे एक चीज़ जो लगी है, अगर मैं कंपनी के क्लेम पे जाता हूँ कि LC प्राडो या चेरोकी अगर जाते हो तो क्या वो प्रीमियमनेस वाली बात है. तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल जैसे मैंने कहा अच्छा है, बट फिर भी वो जो फील है वो आपको उतना कुछ खास नहीं आता है. अगर आप स्टीयरिंग व्हील की बात करोगे तो ये भी एकदम परफेक्ट साइज में है, होल्ड करने में अच्छी है, लेदर से इसे रैप किया गया है. मल्टीपल बटन्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं. यहाँ पे आप देखोगे तो मीडिया कंट्रोल के बटन्स आपको दिए गए हैं. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है उसके आपको बहुत सारे बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं जिससे कि तमाम तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. और आपको मिलता है पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्योंकि जो स्पीडोमीटर है वो आपको एनालॉग में मिलता है, टैकोमीटर जो है वो भी आपको एनालॉग में मिलता है. बीच में एक बड़ी स्क्रीन दी गई है, 8.5 इंच की डिस्प्ले है ये, जो आप TFT डिस्प्ले जिसे आप बोलते हैं या फिर MID जिसे आप बोलते हैं, तमाम तरीके की इन्फॉर्मेशन देती है. अभी इतनी बड़ी स्क्रीन जो होती है यूजुअली लोग अपने टच स्क्रीन में देते हैं, इतनी बड़ी यहाँ पे दे दी गई है. मतलब काफ़ी ईजिली आप रीड आउट कर सकते हैं. इसमें क्या क्या आपको मिलता है, अगर ऑफकोर्स मीडिया मोड्स तो डेफिनेटली अलग अलग तरीके के हैं ही हैं, उसमें आपको जाना हो वो सब तो आप कर ही सकते हैं, बट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव मिलती है. सबसे पहले आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है. इंडिविजुअल टायर में कितना प्रेशर है वो आपको यहाँ पे दिखा देता है और फ्यूल का लेवल जो है वो भी आपको डिजिटल में नजर आने लग जाता है. टेम्परेचर गेज जो है वो भी आपको यहाँ पे नजर आने लग जाती है. आपको फ्यूल रेंज टोटल कितनी है वो आपको दिखा देता है. इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आपको दिखा देता है.
आपको स्पीडोमीटर का डिजिटली रीड आउट करना हो तो वो भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी बेसिकली जो है वो आपको दिखाया था कि आपने जब से स्टार्ट किए तब से कितना दे रहा है ये। और MG को अपनी टच स्क्रीन के लिए जाना जाता है, मतलब पहली गाड़ी से इन्होंने टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो माहौल बनाया वो यहाँ पर भी आपको नजर आता है। अच्छी बात यह है कि ये टच स्क्रीन हेक्टर और हेक्टर प्लस से बेहतर लगता है। अच्छी बात यह है मैट फिनिश भी दिया गया है, तो किसी भी एंगल से आप देखोगे तो आपको रिफ्लेक्शंस नजर नहीं आते हैं, तो देखने में काफी इजी है। एक चीज जो बेहतर हुई है वो है कि वॉइस कमांड जो है वो बेहतर हुआ है। जैसे कि मैंने कहा MG ने माहौल बहुत बनाया इंफोटेनमेंट सिस्टम का, बट पिछली बार हेक्टर में जब हमने इसे चलाया था तो उसका वॉइस कमांड उतने सीमलेसली काम नहीं करता है। यहाँ पे ये बेहतर तरीके से काम करता है। कुछ एक कमांड ट्राई करते हैं। हेलो MG, Hi, how can I help? set the temperature to 24 degrees Celsius. Temperature is set to 24 degrees Celsius. एक और कमांड ट्राई आउट करते हैं। हेलो MG, Yes. ओपन द सनरूफ। तो इन शॉर्ट जो MG है या MG है ये थोड़ी स्मार्ट हो गई हैं, और अब ये आपकी आवाज को, वॉइस कमांड को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रही है और रिस्पॉन्ड कर पा रही है। काफी क्विक ये हो गया है सिस्टम ओवरऑल। और यही स्क्रीन जो है वो 360 डिग्री कैमरा की जो स्क्रीन है उसमें डेवलप हो जाती है। आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको ये नजर आने लग जाता है अलग अलग, बट बहुत कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा, और मैं दिन में शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा बेहतर काम डेफिनेटली हो सकता था। और अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस दिया गया, तो यहाँ पे स्टोरेज स्पेस नहीं है, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग के लिए आपको ऑप्शन दिया गया। अपना फ़ोन लगा दीजिएगा, आपका वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। पर दिक्कत ये है कि जब ये बंद हो जाता है पूरा का पूरा और आपका फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ है तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। मतलब यहाँ पर कोई वेंट होते हैं जहाँ से एयर पास हो रही होती है तो थोड़ा बेहतर होता, पर ये चार्ज होते होते ही गर्म हो जाता है। अभी एक फ़ोन में चार्ज किया, काफ़ी गर्म हो गया था वो। और यहाँ पे मल्टीपल बटन्स आपको दिए गए हैं अलग अलग चीज़ों के। सबसे पहले गियर स्टिक की बात कर लेते हैं। गियर स्टिक में यूज़ करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मतलब 1-2 दिन आप यूज़ करोगे तो आप यूज़ हो जाओगे, क्योंकि थोड़ा सा अलग है ये। यानी का मतलब जैसे अभी पार्किंग में लगी हुई है, मेरे को ड्राइव मोड में लगाना है तो यहाँ पे एक साइड में बटन दिया गया है, उसमें मैं सबसे पहले प्रेस करूँगा, इससे मैं पीछे करता हूँ, ड्राइव मोड में आ गया। आपको मैनुअल शिफ्ट करना हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं, मैनुअल यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। न्यूट्रल जाना हो न्यूट्रल कर सकते हो। रिवर्स अगर आपको जाना है तो आप डायरेक्टली रिवर्स नहीं कर सकते। अगेन ये बटन दबाइए और रिवर्स कीजिए, फिर ये रिवर्स एक्टिवेट यहाँ पे होता है। और अगर आपको पार्किंग करना हो तो फिर पार्किंग के लिए एक अलग से बटन दिया गया, तो आप इससे दबाएंगे तो फिर ये पार्किंग यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। हालांकि पार्किंग कंट्रोल के लिए आपको पार्किंग ब्रेक के लिए यहाँ पे भी बटन दिया गया है, बट अगर आप इसे भी सिंपली दबा देते हैं और अगर आप बाहर चले जाते हैं तो पार्किंग ब्रेक जो है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, वो भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, आपको दबाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीपल बटन्स आपको दिए गए हैं। सबसे ऊपर हिल डिसेंट का आपको बटन दिया गया है। हिल डिसेंट ऑन या ऑफ करना हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ या ऑन करना हो तो वो आप कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप, मतलब जो ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला फंक्शन आता है कि ट्रैफिक में बंद हो जाती है गाड़ी, फिर ऑटोमेटिकली फिर ऑन हो जाती है जैसे आप चालू करते हैं, उसे आपको ऑफ करना हो या ऑन करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे देखोगे तो ऑटो पार्क असिस्ट आप इसे बोल सकते हो, बहुत सी गाड़ियों में आता है। सेमी ऑटोनोमस फीचर है, मतलब आपको पैरेलल पार्किंग करनी हो तो काफ़ी ईजी हो जाता है, सिर्फ आपको एक्सेलरेशन का ध्यान रखना है और अपने आप ये आपको सजेशंस भी दे देता है और स्टीयरिंग जो है अपने आप काम करने लग जाती है। ये जो बटन है रियर डिफरेंशियल को अगर आपको लॉक करना हो, मतलब रियर एक्सल पे जो टायर्स हैं आपके, तो डिफरेंशियल लॉक ऑफ या ऑन अगर आपको करना हो तो वो आप कर सकते हो। ये जो है लेन डिपार्चर वार्निंग आपको ये देता है, हालांकि असिस्ट नहीं है तो मेरे सबसे ज़्यादा यूजफुल फीचर नहीं है, बट दे दिया गया है। इस साइड अगर आप देखोगे तो हीटेड सीट आपको दी गई है, हालांकि इंडिया जैसे क्लाइमेट कंडीशन में ये आपको बिल्कुल नहीं चाहिए होता है, बट दे दिया गया है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है, यहाँ पे ऑटो होल्ड का फंक्शन दिया गया है इनकेस आप स्टीप इंक्लाइन पे हैं और आप चाहते हैं कि गाड़ी पीछे मूव ना हो तो आप ऑटो होल्ड फंक्शन को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक रोटरी डायल है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप चाहें तो मोड जो भी मोड है आप उसे ऑटो में रख सकते हैं, अपने आप ये डिसाइड कर लेगा। इन केस आपको अलग अलग मोड्स में जाना हो, कि स्पोर्ट मोड में आपको जाना हो तो स्नो में, मड में, सैंड में, अब ये कितने अच्छे से काम करता है ऑफ रोड कंडीशन में, वो जब हम इसका ऑफ रोड जब रिव्यू करेंगे तब बात करेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये आर्मरेस्ट दिया गया है। अब अच्छी बात ये है कि चलो ठीक है आपने यहाँ पे हाथ रख लिया और इस वाले जो पैसेंजर हैं, ये वाले जो पैसेंजर हैं, उनके लिए भी आपको एक आर्मरेस्ट के जैसे काम करता है। दो इंडिपेंडेंट हो गए, बट जब आप उसको कुछ एक्सेस करना चाहते हैं नीचे, इसे प्रेस कीजिए, फिर इसे प्रेस कीजिए, दोनों को आपको खोलना पड़ता है, अलग अलग बटन भी दिए गए हैं। तो एक ही बटन होता तो थोड़ा बेहतर होता, बट अच्छी बात ये है कि बहुत ही डीप है, जगह बहुत है यहाँ पे, एक्चुअली अच्छा खासा सामान इसमें रख सकते हो। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ये बटन टाइप का दिया गया है, स्विच टाइप आपको दिया गया है। अब ये क्यों दिया गया है,
जो डीजल पार्टिकुलर फिल्टर होता है, मतलब BS6 जितने भी डीजल इंजन आ रहे हैं उनमें बड़े जो व्हीकल्स उसमें DPF आपको मिलता है, उसको क्लीन करने के लिए इन केस आप ऑन द गो अगर आपको कभी क्लीन करना हो तो आप इसके थ्रू कर सकते हो, विच विल कीप योर DPF इन चेक, मतलब एग्जॉस्ट सिस्टम जो है उसको इन चेक रखेगा। तो ये तो हुई फीचर्स की बात। अब कंफर्ट की बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं फ्रंट सीट से। ड्राइवर सीट और फ्रंट पैसेंजर जो हैं दोनों को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के ऑप्शन दिए गए हैं। सीट को आप अपने हिसाब से कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि सीट्स की जो कुशनिंग है वो एकदम परफेक्ट है, ऑप्टिमम है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो बहुत अच्छी लगती है कंफर्ट वाइज। आप आई थिंक लंबी ड्राइव पे भी जाएंगे तो आप ईजिली थकेंगे नहीं, अच्छी खासी आप लंबी ड्राइव्स कर सकते हो। और ड्राइवर साइड सीट में आपको मेमोरी फंक्शन भी मिलता है, जो आपकी फेवरेट सीटिंग पोजीशन हो आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो। मान लीजिए कि घर में 2 लोग हैं जो गाड़ी चलाते हैं, एक पे आप सेट कर सकते हैं, दूसरे पे दूसरे सेट कर सकते हैं। तो अगली बार आप आएंगे सिंपली दबाइए, आपकी फेवरेट जो पोजीशन है उसमें आप इजीली आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक और बटन दिया गया है, ये बटन है मसाज फंक्शन के लिए, मतलब आप ऑन द गो इन केस अपने आप को थोड़ा पैम्पर करना चाहते हैं, थोड़ा मसाज चाहते हैं, तो आप ये बटन दबाइए, वो काम भी आपको ऑन द गो हो जाता है। ऑलराइट, आई एम इन द सेकंड रो सीट ऑफ द ग्लॉस्टर, और जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं आराम से बैठा हूँ, एकदम फुल चौड़ में बैठा हूँ, तब भी मेरे को परेशानी नहीं हो रही है। जबकि फ्रंट जो सीट है, जो ड्राइवर सीट है, वो 6 फुट के आदमी के हिसाब से एडजस्टेड है। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो लिटरली काफ़ी क्लीशे टर्म है, एकर्स ऑफ स्पेस यहाँ पे आपको मिलता है। लेग्स को आप आराम से स्ट्रेच कर सकते हैं, अच्छा खासा लेग रूम आपको मिलता है। थाई सपोर्ट भी जो है वो यहाँ पे आपको अच्छा मिलता है। और अगर अब भी आपको जगह कम लग रही है और ज़्यादा आराम में आना है, नींद लेने का मन है, तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि आप इसे इतना रिक्लाइन कर सकते हो कि ऑलमोस्ट नींद वाली पोजीशन में आ गई है। इसको करो पीछे, और इसका जो हेडरेस्ट है आप इसे भी एडजस्ट कर सकते हो। इसे समझाने के लिए ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा उठना पड़ेगा, नींद को मारो गोली। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसे आप मल्टीपल लेवल्स पे सेट कर सकते हैं। ये जो आपको क्लिक की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये मल्टीपल लेवल्स हैं जिस पे आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब टोटल 4 लेवल्स पे एडजस्ट कर सकते हो। साथ में एक यहाँ पे बटन दिया गया है, उसे दबाएंगे तो आप इसे फिर हाइट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब बेस्ट कंफर्टेबल पोजीशन में आने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और आपको यहाँ पे ऑफ कोर्स आर्मरेस्ट भी दिया गया है। हालांकि ये थोड़ा और चंकी होता तो मज़ा आता, ये थोड़ा एकदम ऐसा लगता है कि अगर आप मेरी जितनी फिजिक के हैं तो परेशानी नहीं होगी, थोड़े बड़े हैं तो थोड़ा काफ़ी छोटा ये हो सकता है आपके लिए। बाकी ओवरऑल कंफर्ट को बढ़ाने में एक और चीज़ जो मदद करती है वो है ट्रिपल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। मतलब फ्रंट के 2 जो पैसेंजर्स हैं वो अपने अपने हिसाब से टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं, ब्लोअर को एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे बैठने वाले जो पैसेंजर्स हैं वो भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल 16 डिग्री टेम्परेचर रखना है, जितना भी टेम्परेचर रखना है, तो टेम्परेचर की आपको जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं। ब्लोअर को एडजस्ट करने के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और मोड्स भी डिफरेंट जो मोड्स होते हैं यूजुअली एसी वाले, कि आपको मुंह पे हवा चाहिए, पाँव में हवा चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स अ थॉटफुल टच जो कि दिखाता है कि हाँ, यहाँ पर काम किया गया है रियर सीट एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाने के लिए। और एक और चीज़, इसे आप प्रेस करेंगे तो आपको नज़र आएगा एक 12V पावर सॉकेट, एक रेगुलर USB चार्जर है, तो वो भी आप ऑन द गो आपको कोई डिवाइस चार्ज करनी तो आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको फ़ोन रखना हो तो फ़ोन रखने की एक जगह से दी गई है। और ये है इसकी 3rd रो सीट, और मैं स्ट्रेट अवे बोल सकता हूँ कि इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा स्पेशियस 3rd रो सीट आपको कोई भी ऑफर नहीं करता है। तो वो लगभग 5 मीटर के आसपास की जो लेंथ है उसकी सीधी एडवांटेज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब अगर आप नी रूम की बात करोगे तो नी रूम आप देख रहे होंगे बहुत सारा बचा हुआ है, और जो आगे वाली सीट है उसमें लगभग 6 फुट का बंदा भी बैठेगा, उसके बाद भी आपके पास में नी रूम अच्छी खासी बच जाती है। मतलब 5-8 भी होंगे, 5-9 भी होंगे तो भी नी रूम आपके पास में बचेगा। जो नहीं बचेगा वो है लेग रूम। लेग रूम एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको अपना पाँव जो है वो थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है। और ये जो दोनों सीट्स के बीच में जो जगह बचती है यहाँ पे आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो, बट आई थिंक वो अगेन थोड़ा जुगाड़ टाइप हो जाएगा। और रियर AC वेंट भी आपको यहाँ पे दिया गया है डेडिकेटेड। हालांकि ब्लोअर एडजस्ट करना हो या कुछ और एडजस्ट करना हो तो वो आपको बटन नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे आपको एक कप होल्डर दिया गया है, या छोटी बॉटल जो है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। एक 12V पावर सॉकेट भी आपको यहाँ पे दिया गया है, तो उन सब चीज़ों का डेफिनेटली ध्यान रखा गया है।
अगर आपका ये सवाल है कि क्या इसमें पीछे वाली रो में 3 लोग बैठ सकते हैं, एक्चुअली 3 रो के लिए जगह है नहीं। 2 लोग बैठ रहे हैं तो बेहद कंफर्टेबल है। दोनों साइड आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाता है और आप इसे थोड़ा सा रिक्लाइन भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया था कि आप इसे रिक्लाइन करके आराम से बैठ सकते हो। बट अगर बीच में कोई बंदा बैठ जाता है, अडल्ट अगर बैठ जाता है, तो फिर आप अपना पाँव अच्छे से स्ट्रेच नहीं कर पाओगे। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अगर आप 2 लोग पीछे बैठ रहे हैं तो अपना ये वाला जो पाँव है, एक पाँव आप दोनों सीट्स के बीच में थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो, ज़्यादा कंफर्टेबल थोड़ा पोजीशन हो जाता है। इन केस 3 करोगे तो वो एक आपका जो स्कोप है वो बंद हो जाता है, तो अनकंफर्टेबल एक एक्सपीरियंस होगा। 3 बच्चे अगर बिठाने हैं तो डेफिनेटली आप बिठा सकते हैं। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर पे तो बात हो गई, पर अब बात करते हैं मुद्दे की, असल मुद्दे की, क्योंकि गाड़ी है लगभग 5 मीटर के जितनी बड़ी। तो क्या इसे चलाना इजी है? एक्चुअली आप जैसे ही इस गाड़ी में बैठोगे, लाइट स्टीयरिंग है, कमांडिंग व्यू है जो आपको हर एसयूवी में मिलता है, बट ओवरऑल जो एफर्ट आपको लग रहे हैं इस गाड़ी को चलाने में वो ना के बराबर लग रहे हैं। तो मैं स्ट्रेट अवे ये बोल सकता हूँ, दिस इज वन ऑफ द ईजिएस्ट एसयूवीज टू ड्राइव। अगर आप लगभग 5 मीटर के आसपास की कोई भी गाड़ी चलाओगे तो अपने आप में एफर्ट लगता है कि बहुत हाँ एफर्ट लग रहा है, बड़ी गाड़ी चला रहे हो, तो वो फील नहीं है, जो कि बहुत से लोगों को कॉन्फिडेंस देगा अगर वो फर्स्ट टाइम भी इतनी बड़ी गाड़ी लेते हैं। इनफैक्ट जैसे कि मैं अभी एक यूटर्न पे हूँ, यूटर्न जब मैं कर रहा हूँ, एक अच्छी खासी बड़ी गाड़ी को यू टर्न करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है, बट यहाँ पे इतना इजी अफेयर है ये, आपको लगेगा नहीं कि आप कोई एफर्ट मार रहे हैं। तो आई थिंक उस लिहाज से डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है। अब बात करते हैं कोर परफॉर्मेंस की, इंजन से शुरुआत करते हैं। जो इससे इंजन मिलता है ये वो इंजन नहीं है जो कि आपको हेक्टर में मिलता है। इट्स एन एंटायरली न्यू इंजन, 2 लीटर का ट्विन टर्बो इंजन है जो कि लगभग 218 PS, कहने का मतलब 215-216 bhp के आसपास निकालता है और 480 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देता है। अब फिगर्स अगर आप ऑन पेपर देखोगे तो लगता है कि हाँ ठीक है, ओके है, ट्विन टर्बो भी आपको दिया गया है, बट एक्चुअली इस गाड़ी में अच्छा खासा वेट भी है, बड़ी है ये बहुत गाड़ी। तो उस हिसाब से अगर आप स्पिरिटेड ड्राइविंग कुछ उम्मीद कर रहे हो तो आप ना कीजिए। कंफर्ट कन्वीनियंस के हिसाब से हाईवे पर रेगुलर चलानी हो तो ज़्यादा परेशानी नहीं है, बट वो स्पिरिटेड ड्राइविंग अगर आप चाह रहे हो कि भैया 480 Nm है, मतलब अच्छा खासा टॉर्क है, बट इस गाड़ी का अच्छा खासा वेट भी है, तो वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। बट जैसे कि मैंने कहा, ईजी है चलाना, ना कि सिर्फ मनूवरेबिलिटी में ये ईजी है कि अगर आप शहर में चला रहे हो आसानी से चला सकते हो। इनफैक्ट जो गियर बॉक्स भी है वो बहुत ही सीमलेसली काम करता है। अगर आप आराम से उसे पुश कर रहे हैं, आराम से इस गाड़ी को चलाना चाहते हैं, बट द मोमेंट यू स्टार्ट पुशिंग इट, तो वहाँ पे गियर बॉक्स जो 8 स्पीड का यहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर दिया गया है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होने लग जाता है जब आप उसे पुश करना शुरू करते हो। बट जैसे कि मैंने कहा, अगर आप स्लो प्रोग्रेशन में काम कर रहे हैं, इजी चलाएंगे, लाइट फुट से आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वही टिपिकल टॉर्क कन्वर्टर वाले ट्रेड्स हैं ये। और आपको इस इंजन के साथ में, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंटीरियर के वक्त, कि आपको मल्टीपल मोड्स दिए गए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसे स्पोर्ट मोड में डाल देता हूँ तो कितना फ़र्क आता है, लेट्स सी। स्पोर्ट मोड में डालने के बाद में एक्चुअली जो आप का आरपीएम निडल है, जो आपका इंजन है, वो उसी बैंड में रहता है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा पावर मिलती है, कहने का मतलब 2000 आरपीएम के ऊपर ही आपको रखेगा। और उसके बाद में एक्चुअली अच्छा खासा फास्ट लग रहा है। रेगुलर से जैसे आप स्पोर्ट मोड आते हो तो आपको वो जो फ़र्क है वो इंस्टेंटली फील हो जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। पर कार के वेट के हिसाब से, जैसे कि आप अगर उम्मीद कर रहे हो कि बहुत ही स्पिरिटेड आपको ये परफॉर्मेंस ऑफर करेगा, वो आपको ये ऑफर नहीं करेगा, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ। बट ये बात मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूँ कि फॉर्च्यूनर, एंडेवर या और भी जो गाड़ियाँ देखी है, उनके आसपास की ही परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिलती है। एक चीज़ जो ये बहुत अच्छा करती है ये व्हीकल, वो है राइड क्वालिटी। मतलब ज़बरदस्त राइड क्वालिटी है। ठीक है, एसयूवी है तो ऑफ रोड पे अच्छा करना तो बनता है, बट अभी एक्चुअली हम इसका ऑफ रोड केपेबिलिटी वाला टेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े कम टाइम के लिए हमें गाड़ी मिली है। जब थोड़े लंबे समय के लिए मिलेगी तब उसकी बात कर लेंगे। बट रेगुलर जो आप रोड्स पे चलाते हो या रेगुलर आप स्ट्रेट रोड परफॉर्मेंस की बात करोगे तो ठीक ठाक स्टेबल रहती है। तो मतलब एक अच्छा बैलेंस है। इनफैक्ट MG हेक्टर, जो कि इससे थोड़ी लो सिटिंग है, उसका ओवरऑल स्टैंस भी थोड़ा कम है, वेट भी कम है,
वो सब होने के बाद भी वो काफ़ी बाउंसी लगती है राइड के मामले में। यहाँ पे आपको नहीं लगता है, एक अच्छा बैलेंस आप ऑफर करने की कोशिश की है कि खराब रास्तों पे, एंडुलेशंस पे, गड्ढों में तो ध्यान नहीं रख ही लेगी, स्ट्रेट रोड परफॉर्मेंस में आपको जब स्टेबिलिटी चाहिए तो वो भी आपको ऑफर करती है। सो आई थिंक MG हैज डन अ प्रीटी गुड जॉब विद दैट। राइड क्वालिटी रिमेन्स इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स। तो परफॉर्मेंस तो इसका मुझे सेटिस्फाइंग लगा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस फर्स्ट इंप्रेशंस के हिसाब से। बट व्हाट अबाउट द ब्रेकिंग? एक्चुअली ब्रेकिंग भी आपको इसकी पसंद आने वाली है। रेगुलर ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिलते हैं, अच्छा बाइट है, अच्छा फीडबैक है, कोई परेशानी उसमें नहीं है। ABS प्लस EBD भी आपको दिया गया है, इन केस आप पैनिक ब्रेकिंग में हैं तो वो मदद कर देते हैं। और एक और चीज़, ऑटोनॉमस ब्रेक्स भी मिलते हैं इन केस आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जब आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं आप ब्रेक दबाना, तो जिसका ब्रेक्स हैं वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं, जिससे कि आप किसी बड़ी परेशानी में ना फंसें और कोलिजन को आप अवॉइड कर सकें। हालांकि देयर इज अ कैच, अगर आपके सामने कोई 4 व्हीलर है, 4 पहिया है, बड़ी गाड़ी है, तो वो इमरजेंसी ब्रेकिंग काम कर जाती है, मतलब ऑटोमेटिक जो ब्रेकिंग है वो काम कर जाती है। बट अगर कोई 2 व्हीलर है, फॉर एग्जांपल कोई पेडेस्ट्रियन है, कोई पैदल जा रहा है, तो उस केस में ये काम नहीं करता है। सिर्फ उस केस में आपको वार्निंग मिलती है, तो कहने का मतलब मैन्युअली आपको अप्लाई करने हैं। तो मेरे हिसाब से ये ओवरऑल एनिमल डिटेक्शन भी इसमें हो जाता, प्लस अगर ह्यूमन डिटेक्शन भी हो जाता तो थोड़ा और बेहतर हो जाता, वो ओवरऑल एक्सपीरियंस थोड़ा बेहतर हो जाता, क्योंकि आपने दे ही दिया है तो फिर पूरा ही दे देते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्रेट रूट स्टेबिलिटी में बहुत अच्छी है, मनूवरेबिलिटी में भी अच्छी है, इजी है इसे चलाना, और जैसे आप इसे हाईवे पे लेकर जाते हो तो स्टीयरिंग जो है उसमें अच्छा खासा वेट भी हो जाता है। अब आप बोलो कि क्या प्रिसाइज है एकदम, तो एक्चुअली अगर आप चाह रहे हैं कि कोई स्पोर्टी सेडान के जितनी प्रिसाइज हो या कोई स्पोर्टी हैचबैक की जितनी प्रिसाइज हो, तो वो तो आपको डेफिनेटली नहीं मिलता है। बट SUVs के स्टैंडर्ड से अगर आप बात करोगे तो उस लिहाज से मुझे ठीक लगी है इसकी स्टीयरिंग। हल्का सा प्ले है कि कुछ जगह पे जब आप इसे लेफ्ट या राइट टर्न करने की कोशिश करते हो तो वो जो फीडबैक है उसमें ठीक ठाक आपको डिफरेंस लगेगा कि वो तुरंत नहीं होता है, हल्का सा वो लैग आपको लगता है। तो मेरे हिसाब से एक बैलेंस ठीक दिया है, बट थोड़ा फीडबैक और प्रिसाइज हो जाता तो मज़ा आ जाता। और आपको इस व्हीकल के साथ में ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी मिलता है, और इतनी बड़ी गाड़ी है, बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, बड़े पिलर्स होते हैं, बड़ा साइज़ है, तो अगर ऐसा कोई फीचर होता है तो आपके लिए मददगार डेफिनेटली ये है। क्योंकि फॉर एग्जांपल राइट साइड में कोई एक ऐसे जगह पे आ गया जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, फॉर एग्जांपल आप यू टर्न कर रहे हैं और एकदम से कोई गाड़ी है या कुछ आ गया आपके, तो ये इंडिकेट करने लग जाएगा कि राइट साइड में आपके कुछ है, लेफ्ट साइड में कुछ होगा तो लेफ्ट साइड में इंडिकेट करने लग जाएगा। एक्चुअली इसे दिखाना बहुत मुश्किल है कैमरा में, बट जब आप इसे चलाएंगे तो डेफिनेटली आप इसे फील करेंगे कि वो ORVM में आपको वो वार्निंग सी ऑरेंज कलर की एक लाइट दिखाई देने लग जाती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि भैया कितना देती है, माइलेज क्या है? तो एक्चुअली मैं कैसे बताऊं आपको, क्योंकि इसके जो MID में मुझे फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है सुबह से लगभग 5-6 के बीच में दिखा रहा है, ना बढ़ता है ना घटता है। गाड़ी को खड़ी करके जब हमने इसे शूट किया AC ऑन करके, उसके बाद भी कोई चेंज उसमें नहीं आया है, और ना हमने इसमें फ्यूल डलवाया है। तो कभी थोड़े लंबे समय के लिए आएगी तब हम उसके बारे में बात कर लेंगे, बट मुझे लगता है कि आई थिंक 6-7 kmpl 8 kmpl के आसपास शहर में दे दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी अच्छी खासी बड़ी है, और यूजुअली ये सेगमेंट की गाड़ियाँ जो होती हैं वो फ्यूल एफिशिएंसी अच्छा नहीं देती। नाउ इज़ द टाइम फॉर द वर्डिक्ट। आखिरी जो सवाल है वही सवाल जिससे कि हम शुरू हुए थे इस वीडियो में, कि क्या ये वाकई में LC प्राडो और चेरोकी जैसे प्रोडक्ट से कॉम्पीट कर सकती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये उनके क्लोज ना होकर, मतलब उनके क्लोज कॉम्पिटिटर ना होकर, फॉर्च्यूनर और एंडेवर वाला जो सेगमेंट है, अल्टूरस वाला जो सेगमेंट है, उसके ज़्यादा लायक है, उनके लिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर साबित हो सकती है इंस्टेड ऑफ द LC प्राडो और द ग्रैंड चेरोकी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। Thank you so much people for watching this video.